नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम मेष लग्न की कुंडली के लिए कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से ग्रह इष्ट है, कौन से ग्रह अनिष्ट है, कौन से ग्रह शुभ फलित देंगे, कौन से ग्रह अशुभ फलित देंगे, कौन से ग्रहों के संबंध शुभ फलित देंगे, कौन से ग्रहों के संबंध अशुभ फलित देंगे, ये सभी जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। हमने पिछले कार्यक्रम में जो देखा था कि योग कारक ग्रह देखने के लिए, इष्ट ग्रह देखने के लिए या शुभ अशुभ ग्रह समझने के लिए हमने कुंडली के 12 भावों को 6 श्रेणियों में विभागा था। जैसे बृहत पाराशरी में कहा है, हमने 6 श्रेणियों में विभागा था, वैसे ही हम इस कुंडली को 6 श्रेणियों में विभागेंगे और उसके स्वामी कौन कौन से हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष लग्न की कुंडली है तो पहली श्रेणी आती है कौन भावों की। मेष लग्न के लिए कौन भाव में पंचम स्थान में सिंह राशि है, 5 आंकड़ा है वहां पे। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य, इस कारण इस श्रेणी में पहले तो सूर्य हुए। दूसरा कौन भाव है नवम भाव। नवम भाव में 9 आंकड़ा है यानी धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी हुए गुरु। इस कारण कौन भाव की श्रेणी में सूर्य और गुरु ये ग्रह आते हैं। अब आगे श्रेणी है केंद्र भावों की। केंद्र भाव में पहले तो प्रथम भाव लिया जाए यानी लग्न भाव लिया जाए तो 1 आंकड़ा है वहां पे यानी मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी हुए मंगल। चतुर्थ भाव में 4 आंकड़ा है, कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी हुए चंद्रमा। सप्तम भाव में 7 आंकड़ा है, तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी हुए शुक्र। और दशम भाव में 10 आंकड़ा है यानी मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी हुए शनि। इस कारण केंद्र भाव की एक श्रेणी में मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि आते हैं। अब आगे की जो श्रेणी है ये परावलंबी स्थान। परावलंबी स्थान यानी 12वां स्थान और दूसरा स्थान। तो 12वें स्थान में 12 आंकड़ा है, व्यय स्थान है, 12 आंकड़ा है। 12 आंकड़ा यानी मीन राशि, मीन राशि के स्वामी है गुरु। और दूसरे भाव के स्वामी 2 आंकड़ा है वहां पे यानी वृषभ राशि है, उसके स्वामी है शुक्र। इस कारण परावलंबी इस श्रेणी में परावलंबी भाव में गुरु और शुक्र आते हैं। उसके बाद नाशक भाव देखेंगे, इस श्रेणी में देखेंगे नाशक भाव कौन से हैं तो कुंडली का तीसरा, षष्ठ और एकादश भाव ये नाशक भाव है। तो तीसरे भाव में 3 आंकड़ा है और षष्ठ भाव में 6 आंकड़ा है। दोनों राशियां बुध की ही है, मिथुन राशि और कन्या राशि बुध की ही राशि है। इस कारण बुध और 11वें स्थान में 11 आंकड़ा है यानी कुंभ राशि, ये शनि की राशि है और शनि। इस कारण नाशक भाव के स्वामी हुए बुध और शनि। उसके बाद घातक स्थान देखेंगे। घातक स्थान यानी अष्टम स्थान। अष्टम स्थान में 8 आंकड़ा है, 8 आंकड़ा यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। तो हमने वही लिख लिया, घातक स्थान के स्वामी है मंगल। उसके बाद मारक स्थान। मारक स्थान के स्वामी कौन से है? मारक स्थान यानी 7वां और दूसरा, ये शुक्र हुए, क्योंकि दूसरे स्थान में शुक्र की राशि है, सप्तम भाव में भी शुक्र की राशि ही है। अब हमने यहां पे केंद्र, कोण, परावलंबी, नाशक, घातक और मारक भाव देखे हैं। उसके बाद हम और एक भाव का विचार करेंगे, बाधक भाव। चर लग्न की अगर कुंडली हो, चर लग्न यानी चर राशि अगर लग्न स्थान में हो तो यानी 1, 4, 7 और 10 ये जो आंकड़ा है ये अगर लग्न स्थान में आया तो 11वें भाव का, लाभ भाव का जो स्वामी है ये बाधक बन जाता है कुंडली के लिए, उसे बाधकेश की संज्ञा प्राप्त है। तो ये बाधकेश कौन सा है तो 11वें भाव में 11 आंकड़ा है यानी शनि की राशि हुए, इस कारण बाधकेश इस कुंडली के लिए शनि हुए। अब हमने इसे कुछ श्रेणियों में विभाग लिया। अब हम कुंडली में कौन से ग्रह को कौन सा दोष लग रहा है ये देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली के लिए किस ग्रह को कौन कौन सा दोष लग रहा है। हमने दोषों के प्रकार भी देखे हैं पिछले कार्यक्रम में। तो दोष कौन कौन से हैं? दोष मारकेश दोष है, नाशकेश दोष है, घातकेश दोष है तथा केंद्र दोष है और बाधकेश दोष है। तो हम एक एक करके किस ग्रह को कौन सा दोष लग रहा है ये देखते हैं। हम मारकेश दोष पहले देखते हैं। मारकेश यानी मारकाधिपत्य दोष, यह कुंडली में किस ग्रह को है? दूसरे और 7वें भाव के स्वामी को मारकाधिपत्य दोष लगता है। इन दोनों स्थानों में शुक्र की राशि है, इस कारण शुक्र इस कुंडली के लिए दोष युक्त हुए, मारकेश दोष शुक्र को है। अब केंद्र दोष को देखते हैं। केंद्र दोष किस ग्रह को है? केंद्र दोष अगर कुंडली में केंद्र स्थान में अगर शुभ ग्रह की राशि हुई तो उस ग्रह को केंद्र दोष लगता है। लग्न से देखेंगे, लग्न में तो मंगल की राशि है, मंगल नैसर्गिक पाप ग्रह है, इस कारण मंगल को केंद्र दोष नहीं लगेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा अगर क्षीण हुए
तो वो पाप ग्रह बन जाते हैं। इस कारण अगर रवि के सूर्य के नजदीक हो तो उन्हें केंद्र दोष नहीं लगेगा, लेकिन पूर्णिमा के नजदीक हो, पूर्ण चंद्रमा हो, तो इन्हें केंद्र दोष लगेगा, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा को शुभ ग्रह कहा जाता है। इस कारण अगर चंद्रमा पूर्ण हो तो केंद्राधिपत्य दोष लगेगा, वरना नहीं। अब सप्तम भाव में शुक्र की राशि है। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण शुक्र को केंद्राधिपत्य दोष लगता है। अब आगे चलेंगे। हमने मारकाधिपत्य दोष देखा, केंद्र दोष देखा। अब हम आगे नाशकेश दोष की ओर चलते हैं। कुंडली में 3, 6 और 11 भावों के स्वामियों को नाशकेश की संज्ञा प्राप्त है, इनको नाशकाधिपत्य दोष लगता है। तो इन भाव के स्वामी कौन से हैं? तीसरे और छठे भाव के स्वामी तो है बुध, बुध को नाशकाधिपत्य दोष लग गया, और शनि को भी नाशकाधिपत्य दोष लग गया, क्योंकि ये एकादश भाव के स्वामी हैं। अब इसके बाद हम घातकेश यानी घातकाधिपत्य दोष को देखेंगे। कुंडली में अष्टम भाव में मंगल की राशि है। अब इस कुंडली में मंगल को घातकाधिपत्य दोष लगेगा या नहीं, यह विचारणीय है, क्योंकि मंगल लग्न भाव के भी स्वामी हैं। अब लग्नेश को घातकेश दोष नहीं लगता, यह नियम है। इस कारण इस कुंडली में घातकाधिपत्य दोष किसी भी ग्रह को नहीं लगेगा। यह कुंडली घातकेश दोष से पूर्णतः मुक्त होगी। अब आगे चलते हैं बाधकेश दोष की ओर। इस कुंडली में हमने देखा ये चर लग्न के लिए 11वें भाव का स्वामी बाधकेश होता है। इस कारण शनि को बाधकाधिपत्य दोष या बाधकेश कहा जाएगा। अब हमने दोष देखे। अब आगे चलते हैं कि कुंडली में कौन से ग्रह शुभ है तथा कौन से ग्रह अशुभ है। यह देखने के लिए हमें पहले निर्दोष ग्रहों को देखना होगा। कुंडली में निर्दोष ग्रह कौन कौन से हैं? जिस ग्रह को कोई भी दोष नहीं लगता, वो पूर्ण दोष मुक्त है, तो वैसे ग्रह है मंगल। मंगल लग्नेश है और उसे कोई दोष नहीं लग रहा, इस कारण मंगल शुभ हुए, निर्दोष ग्रह हुए। उसके बाद जो ग्रह आता है वो है सूर्य। सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और उन्हें कोई दोष कुंडली में नहीं लग रहा है। कुंडली में किन किन ग्रहों को कौन कौन सा दोष लग रहा है हमने देखा ही है, लिखा भी है। अब कौन से ग्रह निर्दोष है वो लिखते हैं, क्योंकि निर्दोष ग्रह पूर्णतः शुभ फलित देंगे कुंडली के लिए। अब सूर्य हुए, पंचमेश होने के कारण शुभ ग्रह हुए। अब गुरु को भी कोई दोष नहीं लग रहा, इस कारण गुरु भी हुए। अब अगर चंद्रमा अगर क्षीण है तो चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा, इस कारण क्षीण चंद्रमा निर्दोष है, इस कारण शुभ हुए इस कुंडली के लिए। अब ये तो देखा हमने निर्दोष ग्रहों को। अब सदोष ग्रहों को देखेंगे। जो ग्रह दोष युक्त है वो कुंडली के लिए अशुभ फलदायी है, इन ग्रहों को अलग करेंगे। तो कौन कौन से ग्रहों को दोष लग रहा है हमने लिखा ही है। तो दोष लग रहा है बुध को, शनि को और शुक्र को। इस कारण शनि, बुध और शुक्र इस कुंडली के लिए अशुभ हुए। इस कुंडली के लिए अगर ये शुभ भावों में बैठ जाए तो उनके फलितों में कमी ला देंगे, शुभ फलितों में कमी ला देंगे। अशुभ भावों में भी अगर ये खुद के स्थान पर नहीं हुए तो उस भाव के लिए भी कुछ ना कुछ कमी ला देंगे। इसके भी कुछ नियम है, इसे भी हम देखेंगे। अब कुंडली में कौन कौन से योग उत्पन्न हो सकते हैं? अगर शुभ ग्रह शुभ भावों में बैठ जाए तो पूर्णतया शुभ फलित देंगे, राजयोग देंगे। यानी मंगल, सूर्य और गुरु, इनकी अगर युति या अन्य कुछ संबंध केंद्र या कोण स्थान में बन जाए तो ये राजयोग कारक हो जाएंगे। लेकिन अगर शुक्र, बुध और शनि के साथ इनके कुछ संबंध बन जाए, शुभ ग्रहों के और अशुभ ग्रहों के मिश्रित संबंध बन जाए तो योग मिश्रित हो जाएगा, कुछ ना कुछ अशुभ फलित प्राप्त होंगे। या फिर अशुभ ग्रह जो है शुक्र, बुध और शनि, ये अगर शुभ स्थानों में आ जाए तो उन स्थानों के फलितों में कमी ला देंगे। तो ये कमी कैसे ला देंगे, विषय थोड़ा क्लिष्ट है, इसे उदाहरण के साथ समझना होगा। अब मंगल, सूर्य और गुरु तथा क्षीण चंद्रमा कुंडली में कैसे कैसे योग बनाए तो राजयोग होगा, या इनके साथ अशुभ ग्रहों के कौन कौन से योग हो जाएंगे तो क्या क्या फलित प्राप्त होगा, इसे स्थूल दृष्टि से हम देखेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि इससे समझ में आना भी बहुत जरूरी है। विषय थोड़ा क्लिष्ट है, समझ में आना जरूरी है, इस कारण इसे 2 भागों में विभाजित करेंगे। अगले कार्यक्रम में हम मेष लग्न के लिए ये शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कौन से स्थानों में क्या क्या फलित दे सकते हैं, इसके ऊपर तर्कपूर्ण विचार करेंगे। फलित कैसे उत्पन्न होंगे इसे भी समझेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जुड़े रहिएगा और ज्ञान पाइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।